तो क्या है स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले ये जानते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसको बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज टूल एंड मेथड्स यूज टू एनालाइज द डेटा। ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन से क्या समझ आ रहा है कि यहां पे हम लोग मेन चीज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टूल एंड मेथड। और मेन काम क्या है? डेटा को एनालाइज करना। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स है और हम लोग पढ़ेंगे मेथड। उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? डेटा है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास डेटा नहीं होगा तुम एनालाइज क्या चीज करोगे? एनालिसिस करने के लिए तुमको चाहिए डेटा। अब हमको एक बार ये करके देखो तो साउंड उसमें आ रहा है कि ना? कोई नहीं, इसे तो पूछना पड़ रहा है, तुम मतलब देखना पड़ रहा है। तो डेटा के बारे में अगर हम बात करें, इसको लिख लो। हाँ, इस 2 लाइन को लिख लो। हो सकता है किसी को पता नहीं होगा, आज जब डालेंगे लिंक तब पता चलेगा कि लिख आ रहा है। ठीक, फोन करो। अब ये तो है स्टैट्स के बाद कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसमें करेंगे क्या। अब मेन बात आता है डेटा। ठीक, तो एनालिसिस करेंगे किसको? डेटा को। तो डेटा कितना टाइप्स का होता है? बेसिकली डेटा होता है 2 टाइप का। नहीं, ब्रॉडली जो डेटा होता है वो डेटा जो होता है, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगरी न्यूमेरिकल डेटा जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि नंबर होगा। नंबर मतलब इसमें भी 2 तरह का डेटा होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा? सुना तो होगा। डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज सुना है ना? देखो, जब भी किसी चीज को हम लोग काउंट करते हैं, और काउंट करने का मतलब हुआ कि वो फाइनाइट है। जो चीज इनफाइनाइट है, जो चीज पता ही नहीं कि उसका अंत क्या, कितना तक जाएगा, उस चीज को हम लोग काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज काउंट नहीं कर पाते उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये क्या होता है? इनफाइनाइट होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? किसको काउंट करते हैं? जैसे तुम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिक एग्जांपल, जो कि तुम लोग मैक्सिमम मीन मीडियन मोड बनाया होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट होता होगा या कोई पॉपुलेशन की बात किया होगा। तो वहां पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था? हम लोग ऐसा चीज को कोई ज्वाइन किया हुआ लग रहा है। सुनीता कुमारी, आवाज आ रहा है जी? सुनीता कुमारी देखो तो आवाज आ रहा है। तो बीच में कॉल करके ना गड़बड़ कर रखा है। हो रहा है रिकॉर्ड मतलब आवाज? हाँ ठीक। फिर पता चला रिकॉर्डिंग को देखने गया, वो दिख ही नहीं रहा, उसमें साउंड ही नहीं आ रहा।
क्या पूछे थे? फाइनाइट। हाँ, तो फाइनाइट मतलब क्या हुआ? काउंट कर सकते प्लस उसको फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे बोलेंगे? जैसे अगर हम पूछे, चलो इसका बताओ, सॉरी कंटिन्यूअस का बताओ कि किस कौन सा चीज होता है जो इनफाइनाइट हो, इसका क्या एग्जांपल? आवाज आ रहा है। अच्छा, वो आप हैं, हमको लगा। तो ऐसा कौन सा चीज है जो कि इनफाइनाइट और मेजरेबल है? जैसे वेट। नंबर ऑफ प्लेयर तो काउंटेबल है। अच्छा, हेयर बोला? नहीं, हेयर भी तो अल्टीमेटली बैठ के काउंट कर ही सकता है, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। मेजर करना, जैसे वेट नहीं बोलते, वेट मेजर करना। मेजर करना, वेट। वेट मतलब क्या हुआ? अब अगर ये 1 kg है तो क्या ये 1 ही kg तक हो सकता है? ये 1 kg 0.5 ग्राम भी हो सकता है, 0.56 ग्राम भी हो सकता है, 6666 बहुत तक जा सकता है। मतलब कोई ऐसा चीज जो कि फ्रैक्शन में भी तोड़ा जा सकता है, और फ्रैक्शन में भी क्या है, अनलिमिटेड जा सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो कि कंटिन्यूअस होता है और जो कि मेजरेबल होता है। जैसे वेट बोले, और एक क्या होता है? एकदम बोल सकते हैं। हाइट, हाइट भी 5.6 हाइट हो सकता है, 5.4 हो सकता है। प्रॉफिट लॉस ये सब जो होता है उसमें क्या है? सब इनफाइनाइट, वो कितना तक भी जा सकता है। टाइम, टाइम भी क्या है? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट के आगे भी तो हो सकता है, कुछ मिली सेकंड तक नापा जाता है, मिली सेकंड होता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि इसका एग्जाम्पल लिख लेना, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस का, टाइम लिख लेना, वेट लिख लेना, हाइट लिख लेना, और इसमें नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक इसको लिख लो। अब बात करेंगे कैटेगोरिकल डेटा का, ये लिख लो उसके बाद। लिख लिया? अब कैटेगोरिकल डेटा जो होता है, ये कितना टाइप का होता है? ये होता है बेसिकली डाइकोटोमस डेटा। डाइकोटोमस डेटा ये क्या होता है? एक होता है नॉमिनल डेटा और एक होता है ऑर्डिनल डेटा। क्या होता है डाइकोटोमस? डाइकोटोमस का मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई भी वेरिएबल सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे जेंडर, मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक। उसके बाद मतलब जेंडर और भी हो सकता है, जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह हो सकता है, लेकिन अभी मेल फीमेल का मान। जैसे शूज, पेयर ऑफ शूज, या तो राइट शूज होगा या तो लेफ्ट होगा। उसके बाद हेड और टेल, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो चार हो गया। तो ऐसा कोई भी चीज जो कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको लोग बोलते हैं डाई। डाई मतलब टू, ठीक। नॉमिनल डेटा कोई ऐसा चीज जो कि दो से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं लोग नॉमिनल। अब नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होता है? इसका एग्जांपल दो नॉमिनल का। जैसे बोलते हैं ना हाई, मीडियम, लो, ये क्या है? हाई मीडियम लो ये क्या है? कैटेगरी होता है। जैसे अगर हम हाई मीडियम लो बोले और इसके जगह हम लिखते हैं मान लो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ठीक। दोनों से क्या मतलब समझ में आ रहा है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, और यहां लिखे हाई मीडियम लो। हाई मीडियम लो अगर कहीं पे हम लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? वो रैंक कर दिए। और कैसे रैंक किए? ऑर्डर में, सबसे ज्यादा ऊपर होगा, मीडियम नीचे होगा, बीच में होगा, और लो कहां होगा? सबसे नीचे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में, और इसका पॉसिबिलिटी दो से ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये क्या है? क्या हम वहां पे कहीं लिखे? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अभी आ जा रहा है? हेलो, देखो भाई, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है? अच्छा, आ रहा है आवाज। हाँ, तो हम कहाँ थे? ये बोले जो हाई मीडियम लो, ये क्या है? एक तरह से रैंक पता चल रहा है कि हाई सबसे ऊपर है, मीडियम नीचे है, बीच में है और लो। लेकिन वहां पे कॉमर्स साइंस, यहाँ पे कहीं पर हम लिखे हैं कि कॉमर्स बेटर देन आर्ट्स या आर्ट्स बेटर देन साइंस, ऐसा कुछ लिखे? नहीं लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है, कैटेगरी कितना है? 3 है, यानी कि डाइकोटोमस तो नहीं है। और उसके साथ ही इसमें क्या रैंक किए हैं? नहीं किए हैं। अगर रैंक किया होगा तो फिर वो क्या है? ऑर्डर में, यानी कि वो ऑर्डिनल है। लेकिन अगर रैंक नहीं किए हैं, कुछ भी ऐसे रखा हुआ, मतलब नॉमिनल है। और नॉमिनल का मतलब होता है सबसे रॉ डेटा, ऐसा डेटा जिसका कि हमको अभी फिल्टर करना बाकी है। जैसे तुम लोग को कोई डेटा मिलता होगा तो तुम लोग देखता होगा कि 0 to 10 किया होगा, 10 to 20 किया होगा। ये सब क्या था? ऑर्डर में तुम कर रहा था, ठीक है, फिर 20 to 30 कर रहा था। लेकिन यही डेटा अगर तुमको मिल जाता 1 to 3 ऐसे लिखा हुआ, तो फिर क्या था? वो नॉमिनल डेटा होता, उससे तुम कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। तो तुम क्या करता था? 10-10 का एक फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटरवल लेता था, क्लास इंटरवल, और फिर उसको सजाता था। ये डेटा ऑर्डिनल डेटा था। लेकिन वहां पे ये इसको लिख लेना नॉमिनल में, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और इसको लिख लेना हाई मीडियम लो ऑर्डिनल। गर्मी से तो एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे हवा नहीं चल रहा है, बारिश होगा। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? डाइकोटमस, नॉमिनल, ऑर्डिनल। डाइकोटमस, ये देखो नया वर्ड है, नेट में नया वर्ड के पीछे लोग पड़ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना, बाकी चीज याद रहे ना रहे। डाइकोटमस क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, क्या पूछा हुआ है। अब हम लोग मेथड्स का बात करें कि क्या क्या मेथड्स। बेसिकली स्टार्ट जो होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका डिस्क्रिप्टिव का? डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? डिस्क्राइब करना। किसी चीज को डिस्क्राइब करना मतलब क्या करते हैं हम लोग? उसका समरी निकालते हैं। टोटल उसका अगर समरी अगर हम निकाल लें तो हम क्या करते हैं? किसी चीज को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? समरी में। अगर कोई चीज जैसा का तैसा लिखा हुआ है वैसे हम लिख दे तो इसका मतलब वो डिस्क्राइब हुआ? नहीं हुआ। उसके अंदर से क्या उसका रिजल्ट निकलता है, वो जो आउटकम निकलता है। यानी कि अगर हम इसको समराइज कर दें तो ये क्या हुआ? डिस्क्राइब करना हुआ। अब किसी चीज को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे? उसका क्या क्या मेथड अपनाएंगे जिससे कि वो समराइज हो जाए, वो हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स में। उसका इन्फ्रेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? इन्फर करना मतलब इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी चीज को अज्यूम करना या आकलन करना, ठीक है। अज्यूम करना मतलब किसी चीज को, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि मौसम मान लो बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम इन्फ्रेंस क्या किए? अनुमान क्या लगाए कि हो सकता है बारिश होगा। ये कैसे लगाए? हम किसी चीज को देख के लगाए। इन्फ्रेंस क्या होता है? यहां पे तुम लोग पढ़ा होगा सैंपल डेटा। ये क्या होता है? कुछ डेटा हम निकाल के और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, और इसको स्टडी करके रिजल्ट किसका निकालते हैं? सैंपल, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का निकालते हैं। यानी कि सैंपल का डेटा निकाल के हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यही ना हो रहा है जी। देखो हम पॉपुलेशन का डेटा पूरा नहीं निकाले, पॉपुलेशन का डेटा से 10 या 15 का डेटा निकाल। जैसे तुम्हारे क्लास में जितना लोग है, 100 लोग हैं, 100 में से 10 ही लोग का हम स्टडी कर रहे हैं, और 10 लोग का स्टडी करके हम पता करना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट है सब कैसा है? तेज है, कमजोर है, या कैसा है? अगर हम 10 का पता करके देखें कि सब तेज है और हम बोल दिए कि सेक्शन ये पूरा तेज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम सैंपल लेके 10 का और इन्फ्रेंस किसका कर रहे हैं? पूरा का पूरा सेक्शन ए का। इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे हाइपोथेसिस निकाल देते हैं, मेथड हम बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस
रिग्रेशन, ये सब क्या है? पढ़ा होगा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, सैंपलिंग पढ़ा होगा, ये सब क्या है? इन्फ्लुएंशियल टूल है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव का बात करें तो मीन मीडियन मोड, ये सब पढ़ा होगा। अब आते हैं, अभी इन्फ्लुएंशियल हम लोग देखो स्टैट को दो भाग बांट दिए, एक हो गया डिस्क्रिप्टिव और एक हो गया इन्फ्लुएंशियल। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या मेथड्स है, ठीक? ये मेथड्स हम लोग बात करेंगे किसका? डिस्क्रिप्टिव का। सबसे पहला मेथड क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी नाम से पता चल रहा है बीच का नंबर सेंट्रल। इसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ, तो लोग पूरा लिखना, हाँ हम एम लिखें खाली, और यहां पर भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिख देना। इसके बाद स्क्यूनेस, और इसके बाद होता है बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। ये कर्टोसिस, KURTOSIS। अब देखो जब भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते थे? मीन, मीडियन और मोड, यही तीन चीज पढ़ते थे सबसे पहले। डिस्पर्सन जब निकालते हैं तब वेरिएंस निकाल दिए, इसके बाद रेंज निकाल दिए, और मीन डेविएशन, और हाँ वो सब भी वेरिएंस, वो वेरिएंस के अंदर ही आ गया वो सब। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, मोटा मोटी हम लोग। हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन वही तो बोलो, वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्यूनेस बेसिकली इसको तुम लोग अगर सिमेट्रिकल सिमेट्रिसिटी लिख देता तो बेटर रहता है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के अंदर हम लोग निकालते हैं स्क्यूनेस। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और यहां पे कर्टोसिस में लिख दो पिकेडनेस, PEAKED, थोड़ा सा काट के वहां पे लिख दो पिकेडनेस, और इसमें हम लोग निकालते हैं कर्टोसिस। हम लोग को स्टैट्स में ना नेट का सिलेबस के हिसाब से सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल आएगा तो कहां से आएगा वो हम बता देंगे, थोड़ा बहुत पूछता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल से थ्योरी ज्यादा पूछता है, क्योंकि जो आदमी थ्योरी समझ गया स्टैट्स का वो प्रैक्टिकल भी समझ गया, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना लोग जानता है उसको पूछ दे ये क्यों किया नहीं बता पाता उसको, क्योंकि थ्योरी का बैकग्राउंड नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी मजबूत करेंगे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर 70% पूछेगा थ्योरी से तो 30% पूछेगा प्रैक्टिकल से, और प्रैक्टिकल भी जैसा पूछता है इजी पूछता है, उतना हार्ड नहीं पूछता।
बता देंगे हम उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि कोई बीच का नंबर, एक नंबर सेंट्रल नंबर, हमको क्या करें, डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और डेटा को डिस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर यहाँ पे इतना सारा अगर डेटा रखा हुआ है तो इस डेटा को अगर हमको कोई बोले डिस्क्राइब करो यानी कि समराइज करो, और समराइज करने का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम एक पेज और लिख देना, नहीं, यानी कि अगर एक पेज का है तो उसको 4 लाइन में शॉर्ट करेंगे, और 4 लाइन में शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि हमको इसमें से एक बीच का नंबर ढूंढना चाहिए, ऐसा नंबर जो सब सारे के सारे नंबर को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड निकाल देंगे। अब उतना सारा डेटा में अगर हम खोजे हैं कि ये बीच का नंबर है जो कि मीन है, तो ये डेटा और ये डेटा में दूरी है, ये डेटा में दूरी है, और ये डेटा इसमें दूरी है। देखो दूरी मतलब क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन, कि क्या ये जो नंबर लिए हैं हम जो बोल रहे हैं कि यही लड़का सबसे ज्यादा तेज है, हम इसी को देख के बोल दिए कि ये सेक्शन ए में सब तेज है, खाली एक लड़का को देख के। सपोज करो अगर हम बोल दिए कि एक लड़का को देख के कि सेक्शन ए में सब लड़का तेज है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये भी जानना होगा कि क्या इस लड़का से बाकी लड़का लोग डिफरेंस क्या है, मतलब इंटेलिजेंस में। तो हमको पता चला कि इनके बीच में डिफरेंस इतना है, इनके बीच में इतना डिफरेंस, इनके सारा का सारा डिफरेंस पता चल गया। अब सारा डिफरेंस को भी हम अगर एक पेज में लिख दे तो फायदा क्या हुआ, उसको भी समराइज करना होगा, और जो डिस्पर्सन है उसको भी अगर समराइज करेंगे तो फिर हम उसका भी एक मीन निकालेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n या n माइनस 1 करते थे। अब ये n और n माइनस 1 क्यों करते हैं इसका रीजन हम बताएंगे, ठीक है। हम लोग सैंपल में n माइनस 1 करते हैं और पॉपुलेशन में सिर्फ n करते हैं, इसका रीजन है वो अभी आगे क्लास में बताया जाएगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि जो भी डिस्पर्सन आया, पहले हम निकाल लिए एक नंबर, अब इसका डिस्पर्सन आया और उस डिस्पर्सन का भी मीन दिख रहा है कि नहीं, अरे बहुत दूर दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो हम जो डिस्पर्सन निकाले हैं अब उसका मीन निकालेंगे। अब उसके बाद उसका मीन निकालने से हमको उसका वेरिएंस पता चला, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन पता चला, ठीक है। अब हमें एक एक करके गए नहीं कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम था तो ये क्यों आया, इसमें क्या प्रॉब्लम था ये क्यों आया, इस पर भी हम लोग गए नहीं, लेकिन मोटा मोटी बता रहे हैं कि डिस्पर्सन हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब बात आता है, ये तो गया डिस्पर्सन की बात, अब आता है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, किधर लिखे, यहीं पे लिखते हैं। अगर मान लो ये ग्राफ, ठीक, कोई भी डेटा अगर नॉर्मली होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, मीन के आसपास सबसे ज्यादा डेटा होना चाहिए, ये मीन है, ये बीच वाला नंबर मान लो ये 10 है, तो सॉरी ये 10 में x बार ले लेते हैं मीन। कोई भी चीज हम शुरू दिन से बोलते जा रहे हैं, जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं और जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो बोलते हैं हम एक चीज कि जैसे तुम लोग का क्लास घर से क्लास आने का जो दूरी है मतलब डिस्टेंस है, अगर सपोज हमको लगता है 10 मिनट, तो होगा ऐसा कि मैक्सिमम एक महीना में, मैक्सिमम डेज में जब हम घर से निकलेंगे तो हमको 10 मिनट लगेगा। मीन हम मान लें 10 मिनट कि तुमको ऑन एन एवरेज 10 मिनट लगता है, यानी कि तुमको 10 मिनट लगना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर 30 दिन में हो सकता है कि 20 दिन तुमको क्या 10 मिनट लगेगा, हो सकता है कि बाकी का 10 दिन हो सकता है कि तुमको 10 मिनट से ज्यादा या कम लग सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि 30 का 30 दिन तुमको अलग अलग लगेगा। 30 का 30 दिन तुमको अगर तुम निकाला है तो हमको ऑन एन एवरेज 10 मिनट अगर लगता है तो 10 मिनट ही लगेगा मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम मतलब क्या, ये अगर हम इसको बोले कि 60% ऑफ द टाइम तुमको कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। लेकिन ऐसा भी होगा कि किसी किसी दिन तुम 10 मिनट से पहले पहुंच जाओगे, या किसी किसी दिन तुम, ये जो हाइट है ना, हाइट इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, किस चीज का होने का संभावना। किसी चीज का होने का संभावना जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा है, और जितना कम होगा उतना कम है। यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऊंचाई कम है, यहाँ क्या इसका ऊंचाई ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत कम ही ऐसा टाइम चांसेस होगा कि तुमको बहुत कम टाइम लगेगा, और बहुत कम ही ऐसा टाइम होगा जो तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों का हाइट क्या कम है। इसको अगर हम बोले 5%, इसको बोले 5%, यानी कि 5% टाइम तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि दोस्त मिल गया जो तुमको बाइक में, तुम पैदल आता था तो तुमको 10 मिनट लगता था, तुमको बाइक मिल गया तो बाइक में आ गया, तो हो सकता है कि तुमको कम टाइम में पहुंच गया। तो या 5 मिनट ही ऐसा टाइम होगा, मतलब 5% जिसमें कि बारिश हो गया, कोई कोई अनहोनी घटना हो गया जिसके कारण तुम्हारा लेट हो गया। तो ऐसा होता ही है कि हर डेटा में, चाहे कोई भी डेटा, तुम मोबाइल का कॉन्टैक्ट का भी एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लो, कितना लोग होगा जिसको कि तुम 100 अगर कॉन्टैक्ट होगा तो क्या 100 का 100 सब तुम डेली कॉल करता है, नहीं करता है। उसमें से 3-4 नंबर ऐसा होगा जो कि डेली कॉल करता है, जो कि तुम्हारा मेन होगा। लेकिन जो कुछ लोग होगा जो कि अचानक से तुम उस दिन मन किया कॉल करने का, उसका चांसेस क्या है, कम है। बात समझ आ रहा है। तो ये हर चीज का होता है, दुनिया में जितना भी चीज है
सबका डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाते हैं हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो हो गया। अब ये बोल रहा है क्या, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा कॉपी है, कॉपी के दोनों पेज को पलट के ढक दो, ढक के देखो, पूरा का पूरा ढक देगा तो क्या एक भी पेज बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो दोनों पेज है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि दोनों चीज बराबर। जैसे अगर हम इसका बीच का पॉइंट ये देखें, फिर से बनाते हैं, ये बीच का पॉइंट, सॉरी, ये इसके इधर भी 50% होगा, इधर भी 50% होगा। देखो अगर इसको हम कॉपी मान ले तो यही होगा ना। तो तुमको अगर हम बोले कि तुम्हारा कॉपी का दोनों पेज अगर ढक रहा है और दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर रहा है तो इसका मतलब क्या, दोनों पेज एक दूसरे का सिमेट्रिकल है। उसी तरह से ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों क्या सिमेट्रिकल है। लेकिन कोई ऐसा ग्राफ बना दे ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो तो अगर ऐसा पेज तुमको मिल जाए जो एक साइड का चौड़ा है और एक साइड पतला है तो क्या वो ढकेगा, तो बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, एक तरफ फैला हुआ है और एक तरफ कम है। इसी को हम लोग नापते हैं सिमेट्रिकल में, कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर वो सिमेट्रिकल, देखो वो सिमेट्रिकल है नहीं है, और ये क्या है निकल, अगर हम इसको बोले तो ये क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि वो राइट साइड है। ठीक है, इसको राइट स्क्यूड भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं। स्क्यूनेस ये मेजर करता है, इसका मतलब ही होता है, स्क्यूनेस का मतलब ही होता है फैलाव, एक तरफा फैलाव, स्क्यूनेस। अगर हम बोले कि एक तरफ फैला हुआ है, ये क्या है एक तरफ फैला हुआ। अगर हम इसका बोले कि इसका स्क्यूनेस क्या है, जीरो है, चलेगा। इसका स्क्यूनेस जीरो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो इधर फैला हुआ है ज्यादा, ना इधर फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ का फैलाव क्या जीरो है। लेकिन अगर हम बोले कि किसी चीज का फैलाव पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर, मतलब एक पेज जो तुम्हारा है ना वो दूसरे पेज से बड़ा है। यही हुआ इसका मतलब। अगर राइट साइड वाला बड़ा है तो राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस, और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव स्क्यूनेस या लेफ्ट स्क्यूड। बात समझ रहा है, कोई भी चीज को राइट साइड जब भी हम लोग ले जाते हैं ना तो पॉजिटिव जाता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं अगर ये जीरो है। मीन को अगर हम जीरो मान ले तो इसका राइट साइड पॉजिटिव होगा और नेगेटिव इधर होगा। इसीलिए हम लोग इसको राइट स्क्यूड भी बोलते हैं और नेगेटिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं। ये हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, अभी बस हम बता रहे हैं कि स्क्यूनेस क्या बताता है। ये बताता है कि तुम्हारा ये जो टेल है, ये जो टेल है इसको टेल बोलते हैं। टेल पूछ जैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है। ये जो टेल है इसका फैलाव किधर है, क्या दोनों एक तरफ, दोनों तरफ बराबर है, या एक तरफ अधिक भागा है या एक तरफ कम भागा, बेसिकली। अब आते हैं हम लोग पिक एडनेस। पिक मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, और ये ऊंचाई क्या मापता है, स्क्यूनेस, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस क्या है। अगर स्क्यूनेस नापा कि तुम्हारा स्क्यूनेस मतलब दोनों का फैलाव किधर है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो हमको ये भी तो जानना होगा कि दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब प्रोबेबिलिटी क्यों जानना चाह रहे, सोच के देखो, सोच के देखो कि हमको बीच का प्रोबेबिलिटी जानने में उतना ये नहीं है, लेकिन हमको राइट और लेफ्ट साइड का मतलब दोनों छोर का प्रोबेबिलिटी जानने में क्यों इच्छा करेगा, क्या क्या ऐसा बात है। होता ये कि अगर कोई चीज नेगेटिव साइड इधर ऊंचा है, मतलब दोनों साइड, तुम क्या चाहेगा, तुम पर डे तुम आता है घर से कॉलेज से, मतलब घर से कॉलेज, तो तुमको 10 मिनट लगना चाहिए। अगर 10 मिनट लग रहा है तो 30 का 30 दिन तुमको 10 मिनट लगना चाहिए। लेकिन तुम क्या चाहेगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि तुम जल्दी पहुंच जाए, या तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि लेट से पहुंच जाए। अगर हम एक्सट्रीम का बात करें, एक्सट्रीम दोनों साइड क्या एक्सट्रीम है। अगर हम पूछे तुम क्या चाहेगा कि तुमको 10 मिनट से कम लगे या 10 मिनट से ज्यादा लग जाए। कम लगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर ज्यादा लग गया तो 10 मिनट ज्यादा लग गया तो खराब ना है। और अगर हम इसको बोले बजट के ऊपर, तो तुम्हारा डेली का पॉकेट एक्सपेंस 100 रुपया, तुम 100 रुपये लेके आया, तो तुम क्या चाहेगा कि तुम्हारा जो भी खर्च हो 100 रुपये के अंदर हो, तुम्हारा बजट में रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा 100 रुपये से कम लग जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर 100 रुपये से ज्यादा लग जाए तो खराब बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है, अगर ये यहां है, देखो ये एक हाइट है, ठीक है, यहां तक, और एक ये हाइट है, दोनों में ऊंचा कौन है, कलर है ना, कलर वाला भी कलर यूज कर लो। देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है, सॉरी
ये वाला एरिया, ये अगर 5 है और दोनों को मिला दे, दिख नहीं रहा, ये अगर 5 है और दोनों को मिला दे तो 10 हो जाता है। सोच के देखो किस चीज का होने का चांस 5 अच्छा है या 10 अच्छा है? 5। मतलब किसी चीज का होने का मतलब ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम चीज का होने का, और तुम्हारा फेवर में नहीं है। तुम क्या बोला कि तुमको अगर ज्यादा टाइम लगता है तो तुम्हारा फेवर नहीं है, या तुम बोला कि हमको ज्यादा खर्चा होता है तो मेरा फेवर नहीं है। तो तुम क्या चाहे, जो चीज मेरा फेवर नहीं है उसका होने का चांस ज्यादा हो या कम? कम हो। और इसका हाइट कम हो कि ज्यादा? कम हो, क्योंकि उसका हाइट ही चांस बता रहा है। तो तुमको इस बात का भी जानने की इच्छा करेगा कि क्या अभी हम क्या जाने कि दोनों का फैलाव किधर है। अब तुमको ये भी जानना होगा उसका ऊंचाई क्या है। तो ये पिकेडनेस होता है, ऊंचाई। पीक, पीक मतलब क्या? ऊंचाई। तो ये पिकेडनेस कर्टोसिस बता, कर्टोसिस से पता चलेगा कि किसी चीज का होने का संभावना, एक्सट्रीम होने का संभावना कितना कम है या कितना ज्यादा है। अब तुम बताओ। यार ये चलता नहीं है क्या? दिख रहा है? नहीं, वहां दिख रहा है कि नहीं? वाइट सी बनाते हैं। अब देखो तो तुम लोग क्या चाहेगा इसमें, तुम क्या चाहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ए है, ये बी है, किस में रहना चाहेगा तुम, ए में कि बी में? मतलब तुम्हारे लिए ए में, क्यों? क्योंकि बी का ऊंचाई ज्यादा है, ए का कम है। तुम्हारे लिए रिस्की कौन सा है? ये वाला, ये रिस्की है। इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। लिख लो, कर्टोसिस बताएंगे ना तो उस टाइम ये और ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए अभी बता रहे। इसको बोलते हैं, जो ए है ना, ए, उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। हम मेसोकर्टिक यहां पे लिख देते हैं, मेसो मेसोकर्टिक। सिंपल सी बात है, लेप्टोकर्टिक रिस्की होगा, मेसोकर्टिक से ज्यादा है। और मेसोकर्टिक का वैल्यू जो होता है ना वो 3 होता है। मेसोकर्टिक का वैल्यू 3 होता है। लेप्टोकर्टिक का वैल्यू क्या होगा? 3 से ज्यादा होगा। अगर तुमको सवाल पूछ ले एग्जाम में कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कर्टोसिस मोर देन 3 और ऑप्शन दे दो, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और एक होता है मेसिकर्टिक। अभी प्लेटी नहीं बताएंगे। 3 ऑप्शन दे दो, कौन सा मारेगा? लेप्टोकर्टिक मारना है, क्योंकि तुमको पता चल गया कि 3 होता है नॉर्मल, तो 3 से ज्यादा जो हो गया वो क्या हुआ? रिस्की हो गया। रिस्की कौन सा होता है? लेप्टोकर्टिक होता है। इसी तरह से एक मेसोकर्टिक होता है, उसका ऊंचाई सबसे कम होता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। सॉरी, जगह का कमी है। अच्छा, अभी हम इसको नहीं बना रहे, ठीक है? अभी हम ऐसे भी हमको पढ़ाना ही है, वो तब बताएंगे। अभी आते हैं थोड़ा सा मीन के तरफ। मोटा मोटी तुम लोग को ये पता चल गया कि स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल, 2 पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव हम लोग ये सारा चीज पढ़ना है, और ये सारा का थ्योरी भी जानना है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, ये थ्योरी बता रहे हैं, और इसी लेवल का जानना है, इससे ऊपर लेवल नहीं जानना है। इतना लेवल का तुम अगर जान गया तो तुम आराम से कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकता है, ठीक है? पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये भी जान गया। अब तुम बोलोगे कि पॉजिटिव हमेशा अच्छा होगा, मतलब सुनने में क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव रहता है कि कोई चीज पॉजिटिव है तो अच्छा है। लेकिन पॉजिटिव कब अच्छा है? डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जैसे हम बोले हैं कि कोई आदमी क्रिकेटर है, ठीक है, और क्रिकेटर का स्क्यूनेस ऐसे है, राइट साइड, इसका मतलब क्या हुआ? बैट्समैन है, मतलब कोई बैट्समैन है, उसका स्क्यूनेस ये है। अब इसका एग्जांपल में तुम किसी का भी ले लो, आईपीएल का प्लेयर, स्क्यूनेस ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज वो जितना खेलता है और जितना रन स्कोर करता है वो तो ये बता रहा, ठीक, एवरेज में। और ये जो राइट साइड गया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एवरेज में उसको जो जो भी रन मारता है, लेकिन बहुत
इसका होने का संभावना सबसे ज्यादा है, देखो बहुत संभावना है, और इसका होने की संभावना कम है। तुम सोचो कि तुम क्या चाहेगा, एक बैट्समैन ज्यादा रन ज्यादा बार बनाए या कम बार बनाए? ज्यादा बार बनाए, और ज्यादा रन बनाने की संभावना ज्यादा होना चाहिए, तब तो फेवरेबल है ना। और ज्यादा रन बनाने की संभावना इसका देखो क्या है, कम, और कम रन बनाने की संभावना इसके ज्यादा है। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंसेस मिले, तुम्हारा पॉकेट एक्सपेंसेस, तुम क्या चाहेगा, ज्यादा चांसेस हो कि कम पैसा लगे। एक दिन में तुमको जो खर्च होता है, मान लो 100 रुपया लगता है, तो तुम क्या चाहेगा कि ज्यादा उसका होने का संभावना ज्यादा होगी, हमको 100 रुपये के अंदर ही हो जाए, या उसका संभावना ज्यादा? तुम क्या चाहेगा, 100 रुपया हो जाए। अगर हम उसको दूसरे शब्दों में बोले तो तुम्हारा खर्चा 100 रुपया पार करने का संभावना सबसे कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले कि कुछ ऐसा भी संभावना है कि तुम्हारा खर्च जो है 100 रुपया का पार कर जाता है, अगर उसका चांसेस मान लो 5% भी है, 5% भी है, तो तुम्हारे लिए रिस्क है ना जी, अनफेवरेबल चीज है। तुम क्यों चाहोगे जो 5% हो, तुम चाहोगे 0% करना। तो अभी हम बोले कि किसी क्रिकेटर का रन मारने का संभावना, अगर उसका निकाले हम डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ इस तरह से बना, ये क्या है, गलत है। और तुम्हारा खर्चा का भी अगर बना है तो भी ये गलत है। फेवरेबल क्या होगा, इसका उल्टा, कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ओहो, अब देखो, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा खर्चा जो है एवरेज में जितना होता है वो तो होता है, लेकिन अगर किसी दिन कम खर्चा होने का संभावना जो है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, रुक रुक रुक, हम यहाँ पे जो खर्चा वाला दिए थे वो ये फेवरेबल था। तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा ज्यादा जो खर्चा हो रहा है ना, उसका होने का संभावना क्या हो, कम, और कम खर्चा होने की संभावना ज्यादा। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही गड़बड़ होता है। और जो क्रिकेटर है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए गलत होगा। क्रिकेटर के लिए फेवरेबल क्या होगा कि वो ज्यादा रन जो मार रहा है ना, उसका होने की संभावना ज्यादा हो, यानी कि उसका ये वाला कंडीशन होना चाहिए, और ये ऐसे जाना चाहिए। मतलब हम अभी इसको जब और अच्छे से पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्क्यूनेस जो है पॉजिटिव अच्छा है या नेगेटिव अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का डेटा लिया। ठीक है, सिचुएशन डिपेंड करता है। अब सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारा मतलब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो कैसे तुम कहेगा कि अच्छा ये पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हम बोले कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एग्जाम था, बहुत इजी एग्जाम था, इजी एग्जाम में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा कि नेगेटिव होगा? इजी एग्जाम था तो पॉजिटिव कैसे? पहले तो ये सोचो कि नॉर्मली पॉजिटिव मतलब नॉर्मली क्या होता है, और स्क्यूनेस क्या बताता है कि नॉर्मली जो होता है उसका उल्टा, यही नहीं बता रहा है जी कि नॉर्मली जो होना चाहिए उसका उल्टा जा रहा है स्क्यूनेस। अब सोचो कि नॉर्मली अगर एग्जाम इजी गया है तो नॉर्मल एग्जाम में मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, सबका नंबर अच्छा आना चाहिए था, लेकिन कोई एक आदमी होगा जिसका नंबर कितना आया, कम आ गया, या कोई एक दो आदमी होगा जिसका कम आ गया, तो कम किधर होगा, ऐसे ना होगा, यानी कि कम आने की संभावना ये हुआ। तो तुम लोग क्या बोलते, राइट, ये तो लेफ्ट हुआ ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, दिमाग इसी में लगाना है। अभी है टाइम, अभी मतलब अभी तो स्टार्ट ही किए, अभी तो उतना दूर गया नहीं है। कंफ्यूजन देखो हम लोग को भी होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्क्यूनेस में जब घुमा के पूछ देता है ना, जैसा अभी पूछे थे हम, तो तुम लोग गड़बड़ा गया कि इजी एग्जाम क्या, तो इजी एग्जाम है तो नॉर्मली होना चाहिए था कि सबका हाई मार्क्स आना चाहिए था, हाई मार्क्स मतलब राइट साइड, लेकिन आ गया क्या, कम, तभी ना स्क्यूनेस होगा। उसी तरह से हार्ड एग्जाम होगा तो हार्ड अगर एग्जाम होगा तब क्या होगा, सबका नंबर कम की तरफ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई एक इंटेलिजेंट होगा जो कि अच्छा आएगा, यानी कि वो राइट साइड जाएगा। इसको बना लो, याद रखने के लिए इजी होगा। ये वाला बना लो और लिख देना कि व्हेन एग्जाम इज इजी, और इसको बना दो व्हेन एग्जाम इज टफ, और लिख देना, इसमें लिख देना नेगेटिव स्क्यूनेस, उसमें लिख देना पॉजिटिव स्क्यूनेस।
फांसी एग्जाम नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन किसी किसी का उसमें भी कम आ गया, तो कम आया तो लेफ्ट साइड चला गया। हो गया। एकदम एग्जैक्ट यही सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में मार्क्स के बारे में, और इस क्यूएस पूछा था। ठीक है बेटा, देखो स्क्यूनेस और पिकेटनेस मतलब कटोसिस, ये मोटा मोटी हम बता देंगे होता क्या है, लेकिन इसको फिर से जब आएंगे ये सब कंप्लीट करने के बाद तो फिर से एक बार दोहराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी सुन लिया ना कम से कम, तो और बढ़िया बात है कि अगला बार हमको दोहराते टाइम इजी होगा। मीन जो होता है 3 टाइप का होता है, एएम, जीएम और एचएम। हाँ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसी में वेटेड एवरेज भी आता है, वेटेड एवरेज मीन भी आता है अगर वेट अलग अलग होगा तो। एक एक करके देखते हैं कैसे निकालते। एम कैसे निकालते हैं, यही करते हैं, इसको बताने कोई जरूरत नहीं। जीएम कैसे निकालते हैं, अच्छा तुम सोचा है कि एम जीएम एचएम ये तीनों की जरूरत क्यों पड़ा होगा। मीन जब एम से निकल रहा था तो जीएम का क्यों यूज, जीएम आया तो फिर एचएम का यूज किया। ड्रॉबैक तो हो सकता है, ड्रॉबैक ना हो तो भी कोई ऐसा चीज आ सकता है जो कि जिसका मान लो एम का यूज जहां होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज होगा जहां पे मतलब कैलकुलेशन करने में एम से नहीं काम चल रहा, जीएम आया होगा। होता क्या है देखो, एम का यूज होता है ना किसी एक साल में, ठीक है, या एक पीरियड ऑफ टाइम में, वन पीरियड ऑफ टाइम। अब वन पीरियड ऑफ टाइम मतलब हम क्या बोलते हैं, अगर हम 3-3 साल को एक पीरियड मान लें तो 3 साल भी एक पीरियड हुआ, और हम अगर 1-1 साल को एक पीरियड मान लें तो भी 1 साल एक पीरियड हुआ। तो अगर कोई चीज एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग निकालते हैं एम। ठीक, जैसे तुम्हारे पास पोर्टफोलियो पढ़ा है, पोर्टफोलियो में क्या लिखा है कि मान लो अगर एक ए बी सी 3 टाइप के स्टॉक खरीद लिया, तुम शेयर्स खरीद लिया 3 कंपनी का। अब तीनों कंपनी का शेयर में तुम क्या किया कि यहां डाल दिया 100 रुपया, यहां 200 और यहां कितना हो गया, यहां भी सपोज 200 डाल दिया। ठीक, ये पैसा डाल दिया। ये क्या कर रहे हैं हम, एबीसी में डाले हैं 1 साल के अंदर, और रिटर्न कितना कमाए, इससे कमा लिया मान लो 10%, इससे 15% और इससे 20%। रिटर्न कैसे निकालते थे, एवरेज कैसे निकालते थे, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। कैसे निकालते थे, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देंगे, कितना आ रहा, 45 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 15, यानी कि एक्स बार कितना आ रहा है 15। ये जो तुमने एक्स बार निकाला कैसे निकाला, एक्स बाय एन करके निकाला। बताए थे सिग्मा एक्स बाय एन का अगर तोड़ के निकाले, अगर इसको तोड़ दे तो ये क्या होता है, एक्स प्लस ऐसे चलते जाएगा और डिवाइड बाय एन होता है, और फिर इसको तोड़े तो 1 बाय एन इंटू एक्स पॉसिबल है, उसके बाद फिर प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स पॉसिबल है। क्या कर रहे समझ में आ रहा है ना, वेटेज यहां पे ये जो 1 बाय एन है ये क्या है, ये एन जो है नीचे जो डिवाइड हुआ है ये तीनों के नीचे डिवाइड हुआ है ना, तो अगर हम इसको अकेले अकेले डिवाइड करें तो भी चलेगा, अकेले अकेले कर दिए,
और अगर हम इसी को बोले वेटेज WD इंटू एक्स तो भी चलेगा। अब ये जो वेट का बात है तो सिग्मा एक्स बाय एन क्या करता है, सबका सबको वेट क्या करता है, सेम रखता है। तुम लोग अभी क्या किया था, सेम वेट दिया था, तुम लोग क्या किया 10 प्लस 15 प्लस 20 कर दिया और डिवाइड बाय 3, जैसे ही डिवाइड बाय 3 तीनों को कर दिया एक ही नंबर से, इसका मतलब तुम क्या किया 1/3 इंटू 10 प्लस 1/3 इंटू 15 प्लस 1/3 इंटू 20, यही किया। लेकिन ए बी और सी में जो तुम पैसा लगाया था, इसमें 100 डाला, इसमें 200 डाला, इसमें 200 डाला, टोटल कितना पैसा डाला 500। 500 का 100 तुम यहां डाला ए में, 500 का 100 डाला, यानी कि कितना पैसा तुम डाला, मतलब कितना परसेंटेज डाला, टोटल पैसा का कितना परसेंट डाला 1/5 20% डाला। तो तुम इसको जो रिटर्न यहां से कमाया, मान लो कितना 10% था, तो 10% जो तुम कमाया वो कितना पैसा डाल के कमाया 20% डाला ना, तो तुमको तो 20 इंटू 10 करना चाहिए था। समझा रहा क्या बोल रहा, ये जो 10 है इसके आगे हमको 20% लिखना चाहिए था, यानी कि 0.2 लिखना चाहिए था, 0.2, क्योंकि इसका वेट तो तुम लोग क्या किया सेम दे दिया, जबकि यहाँ वेट क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है, यहाँ 100 दिए और यहाँ पे 40% दिए ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 15 है ये कितना से इंटू होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0.2 इंटू 10 ना, उसके बाद 0. इंटू 15 और वहां पे भी 0.4 होगा इंटू, अब निकालो तुम लोग निकालो, यही सब तो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। और तभी कितना आया था, हो गया ना अंतर, कैसे ना आएगा, एकदम आएगा डिफरेंस, क्यों आ रहा है देखो, ए बी सी, ए में तुम कितना परसेंट डाला है 20%, अच्छा रिटर्न कितना दिया है, तुम सोचो जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वहीं पे तुम सबसे ज्यादा पैसा भी डाला है, 40% पैसा डाला है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा एवरेज भागेगा, बात समझ रहा है, जहां से तुमको रिटर्न कम आ रहा था वहां तुम 20% ही डाला है, तो जाहिर बात तुम्हारा रिटर्न कम आएगा। अब अगर यहां पे ये 80% डाल दे तब क्या होगा, रिटर्न और कम हो जाएगा, क्योंकि जहां सबसे कम रिटर्न मिल रहा था वहीं हम सबसे ज्यादा पैसा डाल दिए। ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो अगर इस तरह क्वेश्चन दे दे तो तुमको सबसे पहले क्या करना था, कितना आया था जी, एवरेज कितना आया था 45/3 ना, तो ये आ गया था 15। लेकिन अगर तुम इसको दूसरे तरीके से बना सकता है तो बताओ कैसे बनाएगा, और एक तरीका है इसका बनाने का, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ ठीक है 20%, 20% ऐसे, यहां पे तुम डाला था कितना 100 रुपया, यहां 200 और यहां 200, कितना कितना पैसा तुम कमा रहा है, 100%, मतलब 100 रुपया डाल के तुम कितना कमाया 10%, 10 रुपया, उसके बाद कितना कितना हुआ 10 40, कितना हो गया 80। अब तुम ये कर सकता था कि 80 डिवाइड बाय ये कर सकता था और इसको इंटू 100 कर देता तो भी कितना आता 16%। ये हो गया दो तरीका, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और अगर दिमाग में उस टाइम कुछ ना आए तो दोनों मेथड याद रखने का, या तो हम टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन फाइनेंस में पूछ सकता है इसलिए ये बताएं क्योंकि पोर्टफोलियो में पूछ सकता है, या तो हम उसका एक एक करके परसेंटेज निकाल दें और टोटल करके कितना कमाएं,
टोटल कमाए जितना से कमाए, जैसे नहीं हम लोग लिखते थे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालते थे, तो कितना में प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट करते थे, क्या कॉस्ट क्या है जितना लगाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लिख लेगा तो लिख लो और नहीं तो मिटाते हैं, क्योंकि थोड़ा गंदा हम लिखे हैं, अपने से लिखना तो साफ सुथरा लिखना। हाँ डाटा लिख लो, डाटा लिख लो। ए में 100 रुपीज, यह परसेंटेज निकाल दिए इसमें और 100 को उधर लिख दिए। तुम लोग सजा के लिख लेना, समझना मेन है। ये सारा चीज जो निकालना ना, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। अब वो 3 साल का पीरियड है कि 5 साल का नहीं पता। हो गया? अब देखो जीएम का बात। जीएम क्या बताता है? ये बताता है डिफरेंट ईयर। मान लो ये तो हो गया 1 साल के बाद। सपोज तुम 5 साल रखा और 5 साल में तुम्हारा जो, अगर सपोज करो रिटर्न जो है, पहला 0, इसको 0 टाइम माने, इसको 1, इसको 2, मान लो 3 साल रखा तुम, 1000 रुपया तुम मान लो डाला था पैसा। 1000 पहला साल तुमको 10% रिटर्न दिया, फिर 15 दिया, फिर 20 दिया। सेम एग्जांपल दे रहा है, और ये 3 साल तक दिया। अब इसको कैसे मीन निकालेंगे? क्योंकि ये एक साल का नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि मीन क्या करता है, ये 1 साल का 1 साल का निकालता है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 साल है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है और 1000 रुपया हम डाले हैं, तो ये 1000 रुपया पहला साल में 10% कमाया होगा, फिर 10% कमाने के बाद ये हो गया होगा, सपोज 100 ही रुपया लेते हैं, 100 ही लेते हैं, 110 होगा, 100 का 10%। उसका फिर दूसरा साल 15% कमाया, तो दूसरा साल तो इसमें ना 15% कमाएगा। इसीलिए बोलते कंपाउंड करना। तो जब कोई चीज कंपाउंड करके जाता है आगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीएम। अब जीएम कैसे निकलेगा? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिक्स रेट से किसी चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। पहला साल 10%, ये आ रही ना है जी रेट है, ये 10% बढ़ा, ये 15% बढ़ा, ये 20% बढ़ा, तो 1 + R 1 + R करके बढ़ेगा। अगर हम बोले कि इस परसेंट से अगर बढ़ाए हैं 100 रुपया को, तो टोटल 3 साल बाद कितना हो जाएगा निकालो। 110 को फिर 15 से गुना करो, मतलब 15% निकालो, और फिर 115 के बाद जो आएगा उसको 20 से गुना करना, निकालो। कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है। कंपाउंड कैसे करते हैं हम लोग, उसके उसी के ऊपर, हाँ उसी के ऊपर। अच्छा टोटल करके बताओ, टोटल कितना आ रहा है? 389। ये कैसे आया होगा? पहले साल में 1 + R किए होंगे, फिर R किए होंगे, ऐसे करके आया होगा। अगर हम इसको बोले 1 + R का पावर 3 करेंगे, चलेगा? चलेगा। और अगर हमको R निकालना है तो -1 करना होगा, क्योंकि देखो 1 + R अगर लिए हैं और हमको सिर्फ R निकालना है, तो 1 को तो घटाना पड़ेगा ना। समझ रहे बात को? कभी भी फाइनेंस का मैथ जब भी बनाएगा तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 1 + 1 को क्या लेते हैं, जो पैसा लगाए हैं। इस मान के चलते हैं कि अगर 1 रुपया लगाते तो 1 रुपया का इतना % कमाते तो कितना होता। तो जितना हम कमाए हैं खाली हमको अगर वो निकालना है, तो जो लगाए थे तो माइनस करना होगा। 1 रुपया क्या है, जो लगाए इनिशियल। तो अगर हमको निकालना है कि हम कितना टोटल कमाए हैं, जैसे अभी तुम 389 बताए, हम पूछे कितना कमाए, तो 389 माइनस करेगा ना जी 100 रुपया। यानी कि अगर R को माइनस कर दे, मतलब 1 को माइनस कर दे, तो R निकल जाएगा। बेसिकली R यहाँ क्या है, यही तो मीन है।
हम क्या बोले 10%, 15%, 20%, ये आर है। तुमको क्या बोले इसका मीन निकालो, तो आर क्या है? मीन है। इसका आर निकालने मीन पता चल जाएगा। अगर इस तरह का फॉर्मूला बना है, अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे निकाले हैं तो कैसे निकाले? 1+r ऐसे करके गए होंगे। 1+r, अगर यहाँ पे 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब सॉरी ये नहीं लेते हैं, खाली r लेते हैं, r1 r2 सब क्या इंटू होते जाएगा। अभी तुम क्या कहते इंटू करते गया था, r1 r2 r3, ये rn तक जाएगा। उसके बाद ये जो +1 है, ये +1 इधर आएगा तो माइनस होगा। ये क्या था? हम बोले थे कि 1+r1 r2 करते गया तो तुमको 389 आ गया। तो वो 389 किसके बराबर था? 1+r का होल क्यूब था, क्योंकि 3 साल का लिया था। ये जो 1 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, और ये जो पावर में 3 है उसको भी अगर इधर लाएंगे पावर बराबर की इधर, तो ये क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। बराबर को उधर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड में बदलेगा ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि जीएम का अगर फॉर्मूला तुमको पूछे तो जीएम का फॉर्मूला क्या होगा? r1 r2 rn तक, और यहाँ पे 3 लिए हैं, इसको हम rn ले लेते हैं खाली, मतलब n तक जाएगा ना, तो 1/n -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो गया? ज्योमेट्रिक मीन हो गया। r1 इंटू r2 इंटू rn तक, और पावर 1 टू द पावर सॉरी 1/n पावर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला जीएम का। और ये कब होगा? जब तुम्हारा पीरियड क्या होगा? डिफरेंट, यह डिफरेंट होगा। वहां सिंगल पीरियड था। हम जो फॉर्मूला बनाए ना बेसिकली तुम लोग जो करते गया उसी बनाए, ठीक है। 1+r तुम किया 3 साल तक, और 3 साल तक करने के बाद क्या आया? 389। तो 389 किसके बराबर है? इसके बराबर है। उसी को फिर इधर उधर कर दिए तो फॉर्मूला निकल गया। बेटा एम और जीएम में खास बात पता क्या है? जीएम जो है ये कंपाउंड इफेक्ट को ले रहा है, और जब हम लोग कंपाउंड इफेक्ट लेते हैं तो उसमें डेविएशन कम आता है। ये चीज हम तुम लोग को बाद में बताएंगे कि देखो कैसे डेविएशन इसमें कम होता है, और इसीलिए जीएम बेस्ट माना जाता है, कंपाउंडिंग बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें डेविएशन जो होता है वो कम होता है और उसमें डेविएशन ज्यादा होता है। और किसी चीज का डेविएशन कम होना ये बेस्ट होता है, क्योंकि डेविएशन ज्यादा होगा खराब है ना मेरे लिए। हाँ देखो थ्योरी पढ़ना है, और अगर किसी को आदत नहीं है स्टैट्स कभी थ्योरी पढ़ी नहीं, तो उसके लिए हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 से 3 क्लास लगेगा, फिर आ जाएगा इसमें, मतलब लाइनअप हो जाएगा। अब एचएम क्या है? हार्मोनिक मीन। ये कब यूज होता है? इसको बताएगा सब खत्म करते हैं, 3 बज नहीं जा रहा। हार्मोनिक मीन जो होता है ये बेसिकली हम लोग कब निकालते हैं बताते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया, ठीक, 100 नहीं, तुम्हारे पास सपोज 300 रुपया है, और तुम क्या किया? ए बी और सी ये 3 शेयर का प्राइस है। इसका प्राइस है 10 रुपया, इसका 12 रुपया, और इसको लेते हैं मान लो 15 रुपया। अब तुम्हारे पास टोटल पैसा है 300, अब तुमको तीनों में डालना है 100 रुपया, ठीक। अगर तुम 100 रुपया तीनों में डाला है बराबर बराबर, अब यहां पे मीन मतलब क्या हुआ? मीन मतलब शेयर का प्राइस, इसी का मीन निकालना। तो किसी भी चीज का अगर हम मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं। यहां पे मीन कैसे निकालेंगे? टोटल जो हम इन्वेस्ट किए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें क्या आएगा? प्राइस आ जाएगा ना पर यूनिट? नहीं आएगा। हम शेयर का पर शेयर का प्राइस। अब तुमको अगर इस तरह से डेटा दे दे, अब तुम क्या करोगे कि शेयर प्राइस दिया हुआ है उसका मीन निकाल देगा, 10 12 15 जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देगा, तो क्या निकलेगा? गलत हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब तुमको अगर 10 रुपया प्राइस से दिया हुआ है और 100 रुपया तुम डाला है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा? 10। कैसे निकाला? 100 डिवाइडेड बाय 10 करके, ये कर रहा है। यानी कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर, सॉरी शेयर का प्राइस में कर रहा है, ये शेयर का प्राइस है। हाँ तो 100 रुपया तुम इन्वेस्ट किया और तुम्हारा प्राइस कितना था शेयर का? 10 रुपया। तो शेयर का प्राइस, हाँ
ये प्राइस लिखे, पी लिख दिए। हाँ, नंबर ऑफ शेयर होगा। हम पूछे कि नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना है तुमको तो कितना होगा नंबर ऑफ शेयर? 100/10, क्योंकि 100 रुपया डाले हैं और प्राइस कितना है 10 रुपया, तो कितना शेयर मिलेगा 10। डिवाइड करके निकाले, इसका निकालो। 8 पॉइंट कुछ आएगा। चलो ना 8 ले लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट करके ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? 1296, 8 ही ले लेते हैं। और इसमें 6.18 7 ले लेते हैं। 7 ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो मीन का फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 शेयर्स में इन्वेस्ट किया। 3 शेयर है, 100 रुपया इन्वेस्ट किए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले? 100 डिवाइडेड बाय प्राइस लिखे थे कितना? 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 12 प्लस कितना? ये 100 बाहर आएगा तो बचेगा क्या? 1/10, 1/12, 1/15 कट जाएगा। बचा क्या? 3 डिवाइडेड बाय 1/10, 1/10। अब अगर हम इसको फॉर्मूला लिखे तो 3 क्या है? n है, डिवाइडेड बाय ये क्या है? 10। यही तो वेरिएबल था ना, इसी को तो मीन निकाल रहा था ना, तो यही तो x होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x सबमिशन, क्योंकि क्या कर रहे हैं? सबको जोड़ रहे हैं। ये हो गया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। एक क्लास और नेक्स्ट क्लास आएंगे ना, इसको फिर से बता देंगे अगर नहीं धंसा होगा तो। लेकिन धंस जाएगा, इसको उतारो, ठीक है, और इसको घर में एक बार देखना। प्राइस को लिखना x। देखो कभी भी x क्या वेरिएबल होता है और प्राइस क्या है? चेंज होता रहता है ना, वेरिएबल है। और हम लोग इसी को तो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कर रहे थे मीन। क्यों मीन? अब ये निकाला कब जाता है, कहां जाता है, अभी हम बताएंगे, क्योंकि इतना बताएं तो मेन काम इसका क्या है। ये हो गया HM का फॉर्मूला। क्या करना कि इधर लिख देना इन्वेस्टमेंट, इधर लिख देना उसका शेयर का प्राइस। ये ABC को तुम लोग इधर लिखना। बताएंगे अभी, बताएंगे अभी, इसको उतार लो, उसके बाद बताएंगे। इसी का तो मेन यूज होता है। हार्मोनिक मीन पढ़ाया गया है तुम लोग को क्लास? कैसे नहीं पढ़ा? तो मीन में मतलब अर्थमेटिक मीन, खाली अर्थमेटिक। मेन तुम लोग शॉर्टकट मेथड, डिवीजन मेथड में ही उलझ जाता है, तो ये सब करना ही देते, वहीं पे रह जाता है। उसमें भी सब सब उतारा, उतार दो, उतार दो। इधर तो उतारेंगे हम। फॉर्मूला बहुत छोटा है लेकिन इसका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। ये कहाँ यूज होता है बताते हैं। देखो जैसे मान लो तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक, या कभी तुम शेयर्स खरीदा। मेन कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम लोग को तो वही यूज है, वही बताएंगे। तो तुम जब यूज मतलब म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो तुम क्या करता है? म्यूचुअल फंड में डालने का 2 तरीका है। एक हो गया SIP, सुना होगा, और एक हो गया लमसम, कि लमसम डाल दी, मतलब एक ही बार डाल दी लमसम। और SIP क्या हुआ? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं SIP का, तो यहां पे क्या होता है कि तुम एक फिक्स इंटरवल में, जैसे 1 महीना में डाला या 1 डे में डाला या 3 मंथ में डाला, ठीक है। मान लो तुम अगर हर मंथ डाल रहा,
हर मंथ तुम जो डाल रहा है पैसा, तो उसका भी एक प्राइस होता है। तो कभी उसका प्राइस, अभी जो लिए थे एग्जांपल 10 रुपया होगा, कभी 12 होगा, कभी 15 होगा, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिलेगा। और तुम्हारा जो पैसा है वो तो फिक्स रहता है एसआईपी का, 100 रुपया करेंगे तो 100 रुपया करेंगे, 500 करेंगे तो 500 करेंगे, एसआईपी अमाउंट फिक्स होता है। मान लो तुम अभी जो एग्जांपल लिए थे 100 रुपया, 100 ही में रहते, 100 रुपया का एसआईपी तुम किया है हर महीना या हर रोज या हर साल जो भी। अब तुमको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे मिला। अब तुमको जानना है कि मेरा ऑन एन एवरेज कितना प्राइस पड़ रहा है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुमको ऑन एन एवरेज प्राइस जानना है कि हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, उसका प्राइस क्या पड़ा है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है, हमको ऑन एन एवरेज प्राइस चाहिए, तो तुम कैसे निकालेगा इसी से, ठीक है। वही फॉर्मूला को अगर तुम जो हम बताएं उसमें बैठाएगा, तो 100 रुपया तुम डाला 10 करके, तो टोटल नंबर ऑफ उसमें यूनिट होता है, जैसे शेयर्स प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स होता है ना, जैसे यूनिट होता है, तो कितना यूनिट मिलेगा वो निकल जाएगा, उसको तुम डिवाइड करेगा 30 बस निकल जाएगा। इससे तुमको पता चल जाएगा कि मेरा ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या लग रहा है, कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। और एसआईपी यही बोल के करवाया जाता है, इसका जो डिमेरिट और मेरिट बताया जाता है ना, तो एसआईपी का मेरिट यही बताया जाता है कि आपको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगा। कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि मार्केट में रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। अब कभी हो सकता है कि 10 रुपये में आप 100 रुपया का खरीद लिए, कभी आपको इसी में मिल गया, मतलब इसका एक यूनिट अगर मिनिमम प्राइस 10 रुपया है और मैक्सिमम टाइम आपको इसी में मिल गया, तो आपका ओवरऑल प्राइस होगा तो कम होगा ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका अगर 15 हो गया तो बढ़ भी सकता है। लेकिन इसमें चांसेस रहता है कि आप एवरेज में क्या हो सकता है कि कम कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज में क्या है, कभी 10 हो रहा है, कभी 12 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है। इसीलिए हार्मोनिक का यूज सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं वहां पे, एवरेजिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।